पिछली आप 4-5 ओलंपिक देख लें, रेसलिंग के लिए ऐसी गेम है जिसका हर ओलंपिक में मेडल आ रहा है। ओलंपिक के लिए एशिया में, पूरे एशिया में से हाँ जी। सिर्फ 2 प्लेयर क्वालिफाई करते हाँ जी, 74, 79, 86, 92, तो ये चारों में नेशनल का गोल्ड मेडल। हैं। आपने चारों में नेशनल गोल्ड मेडल जीता। हाँ जी, पहले ही होंगे ऐसा प्लेयर मैं इंडिया एक का। हिंदुस्तान के पहले प्लेयर हैं जिन्होंने चारों अलग अलग कैटेगरीज में हाँ जी। नेशनल चैंपियन रहे हैं आप। को पॉइंट नहीं दिया, पर वो मैं उस दिन वो चीज करने चला गया जो मैंने आज तक करी नहीं थी। तो 14-15 साल की एज में बच्चा बहुत सारी तरफ भटकता है, हाँ जी। जवानी आ रही होती है, तो कैसे आपने मैनेज किया? आपकी कैसे कोच जो आपके हैं उन्होंने सहयोग दिया, या आपकी फैमिली ने उस कैसे डायरेक्शन दिया, और कैसे आपने अपने आप को होल्ड? जैसे हरियाणा में एक गांव में 100 बच्चा रेसलिंग कर रहा है, पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट में 2 बच्चे होंगे जिसने रेसलिंग इतना बड़ा गैप आ गया। हाँ जी। मेरे को ना एक जानकार सूत्रों से पता लगा आपके बारे में, एक पर्सनल बात। मैंने सुना आप अपनी सिस्टर की मैरिज में भी नहीं गए। इतनी डेडिकेशन, इतना प्यार कुश्ती से? हाँ जी, मैं नहीं गया था तब। स्कूल स्टेट का एक छोटा सा टूर्नामेंट था, स्कूल लेवल का होता है। तब मेरे को बस मेरे वही था कि भी मेरे को यहाँ जीतना है, पर उस जगह में फर्स्ट भी आया और आगे नेशनल में भी फर्स्ट आया। तो आपकी सिस्टर अभी भी नाराज है कि उन्होंने माफ कर दिया अभी मेरी शादी? संदीप, एक 13 साल का बच्चा एक दिन चल के जाता है कोच के पास और बोलता है मेरे को ओलंपियन बनना है। और वो बच्चा जिस कॉन्फिडेंस से बोलता है मेरे को ओलंपियन बनना है, कोच को भी कुछ दिखता है उसमें। तो आपके दिमाग में, आपके मन में ये ख्याल कैसे आया मेरे को एक ओलंपियन बनना है, एक रेसलर बनना है और ओलंपियन बनना है? इस स्टार्टिंग से ही मेरे घर में ये माहौल क्रिएट कर दिया था मेरे अंकल जी ने ही। अंकल जी, ताया जी, चाचा जी? ताया जी ने। ओके। जैसे उन स्टार्टिंग से ऐसे था भी एक रेसलर बनाना है इसको। मेरे को बचपन में शौक था घुलने मिलने का, ऐसे रेसलिंग करने का। तो थोड़ा मेरा शरीर भी थोड़ा हैवी था छोटे होते। ओके। जैसे गांव में होता है जो मोटा है वही पहलवान है। या वो कह देते हैं उसको बाय डिफॉल्ट भी, यहाँ पहलवान लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। ऐसे मेरे को स्टार्टिंग से शौक पड़ गया। उन्होंने बताया ओलंपिक होता है, ये एशियन गेम होता है। तो आपके घर में वो बातें होती थी? हाँ जी। ये ओलंपिक की, एशियन गेम्स की, पहलवानी की बातें होती थी? हाँ जी। तो आपके फादर फार्मर है? ताया जी भी फार्मर है? नहीं, वो एक गवर्नमेंट जॉब करते थे। अच्छा, तो उनके पास वो ज्ञान था भी आप एक ओलंपिक ऐसा होता है। हाँ जी। तो वहां से आपने उसको पकड़ा और आपने वो बात जाके अपने कोच साहब को बोली। हाँ जी। कौन थे कोच आपके पहले? सुखमंदर सिंह मेरे कोच साहब हैं। उन्होंने अखाड़ा ढूंढा मेरे अंकल जी ने। वो ही पहले कोच साहब से मिले मेरे को। तो बाद में सिर्फ छोड़ देंगे मेरे को, छोटे होते कुछ पता नहीं। मतलब उन्होंने एक आपको सपना दे दिया, एक ड्रीम दे दिया, हाँ जी, भी रेसलर बनना है और ओलंपिक में जाना है। हाँ जी। बहुत बड़ा ड्रीम दिया। तो आप तो बेसिकली फार्मर फैमिली से आते हैं। हाँ जी। तो कभी आपके फादर साहब ने ऐसा नहीं बोला छोड़ यार, क्या कहाँ घुस गया, खेती कर? नहीं, ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला। बहुत सपोर्ट थी मेरे को। जैसे मैं फोन पे भी ज्यादातर अपने अंकल से बात करता था, छोटे से अब तक। वो उन्होंने ऐसा कभी मेरे को महसूस ही नहीं होने दिया भी मेरे घर में जरूरत है, बस गेम पे फोकस रखना है। तो आपको एक पूरा घर से माहौल मिल गया, आपको पुश मिल गया, डायरेक्शन मिल गई और एक अच्छे कोच मिल गए जिन्होंने आपके टैलेंट को संभाला। तो जब आपने कोच साहब को जाके बोला तो उनका क्या रिएक्शन था आपकी बात सुन के? कोच साहब का भी यही ड्रीम था ओलंपिक का। कोच साहब भी पहले अच्छे पहलवान थे, उनकी इंजरी होगी, उन्होंने अपना ड्रीम मेरे में देखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, उनका भी, अच्छा वो एक अच्छे लेवल के रेसलर रहे हैं अपने टाइम में। हाँ जी। तो उनको आपके अंदर एक सुखमंदर और दिखा। हाँ जी। तो वहीं से आपकी जर्नी शुरू हुई। हाँ जी। आप एक मानसा डिस्ट्रिक्ट के बुर्ज राठी गांव से आते हैं, छोटा सा गांव है। तो आपको जब आपने शुरू किया तो आपको कोई बैरियर लगा भी मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, जाऊंगा कैसे, पहुंचूंगा कैसे, डाइट कैसे खाऊंगा? क्या आपके दिमाग में ये बातें आई? नहीं, ऐसा मेरे को घर वालों ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया। अभी मेरे को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। भी रेसलिंग में बस ऐसे था, रेसलिंग करनी है बस, सिर्फ 24 घंटे। हाँ जी। आपके दिमाग में ये था बस मेरे को रेसलिंग करनी है। तो बाकी कोई ख्याल आपके दिमाग में नहीं आया भी मैं डाइट कैसे लूंगा, या मेरे को कौन छोड़ के आएगा, कौन लेके आएगा? ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं किया? वो मेरे अंकल थे, उनकी सपोर्ट थी, उनकी वजह से ऐसा कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वो अंकल की इतनी बड़ी सपोर्ट आपके साथ शुरू से रहे, मतलब आज तक अभी वो सपोर्ट सिस्टम आपका बना हुआ है उनके साथ। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं आपके अंकल का बहुत बड़ा रोल है आपकी अपब्रिंगिंग को लेके, हाँ जी, आपको सपना देने को लेके। आप अगर ओलंपियन, मैं चाहूंगा और मेरे को मालूम है आप बनेंगे ओलंपियन,
तो आप उनका भी बहुत बड़ा सपना पूरा करेंगे, ना सिर्फ अपने कोच साहब का। हाँ जी। मेरे को ना बेसिक रेसलिंग का कंसेप्ट समझाइए, मतलब कौन सी वेट कैटेगरीज मोस्टली होती हैं, किस किस में ओलंपिक में जाया जा सकता है, आपकी जर्नी कैसे रही, तो आप थोड़ा सा बताएंगे। हाँ जी। ओलंपिक में जैसे 6 वेट कैटेगरी होती हैं। Okay. तो वैसे जैसे एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में वैसे टोटल 10 वेट कैटेगरी हैं सीनियर जूनियर में। राइट। हाँ जी। ओलंपिक जाने जैसे क्वालिफाई टूर्नामेंट पहले नेशनल जीतना पड़ता है, फिर नेशनल के बाद एक अपने कैंप लगता है, इंडिया कैंप लगता है। इंडिया कैंप लगता है। राइट। पहले एक वेट कैटेगरी के पहले 4 प्लेयर फर्स्ट सेकंड रेसलिंग में 2 थर्ड निकालते हैं। ओके। वो 4 प्लेयर होते हैं। फिर वहाँ दोबारा से एक ट्रायल रखा जाता है। फिर जो उनमें से फर्स्ट आता है फिर वो क्वालिफाई टूर्नामेंट खेलने जाता है। जैसे एशिया क्वालिफाई टूर्नामेंट वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, एशिया क्वालिफाइंग टूर। हाँ, जैसे एशिया क्वालिफाई टूर्नामेंट है, उसमें 4 से 5 मैच हो जाते हैं। ये 5वां फाइनल होता है। 4 मैच जीतने के बाद जब फाइनल में जाते हैं, एशिया में सिर्फ 2 प्लेयर क्वालिफाई करते हैं एक वेट में। ओलंपिक के लिए एशिया में, पूरे एशिया में से हाँ जी। सिर्फ 2 प्लेयर क्वालिफाई करते हैं। हाँ जी। तो ये तो बहुत टफ, हाँ जी। वो बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल काम है रेसलिंग में क्वालिफाई करना ओलंपिक के लिए। हाँ जी। जैसे एशिया में सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन है। जैसे जहाँ कुश्ती, जहाँ भी अच्छे देश हैं जिनके मेडल आते हैं, वो सारे एशिया में मतलब आते एशिया हैं। कुश्ती का गढ़ है हाँ एक जी। तरह से। तो कौन कौन सी कंट्रीज बड़ी कम्पिटिटिव है जब हम कुश्ती की बात करते हैं? ईरान, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बहरीन, ये सभी कंट्री अच्छी हैं और वर्ल्ड लेवल, ओलंपिक लेवल के प्लेयर हैं सारे। तो इंडिया इनके बीच में कहाँ स्टैंड करता है अगर हम देखें तो पिछले कुछ 10 सालों में? इंडिया भी जैसे जो क्वालिफाई कर जाता है, लगभग इंडिया का मेडल श्योर होता है ओलंपिक में। इंडिया ठीक चल रहा है, अभी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, नए बच्चे आ रहे हैं, सही परफॉर्मेंस। तो आप ये कह रहे हैं जो इंडिया एशिया से क्वालिफाई कर जाता है उसको ऑलमोस्ट एक मेडल कंफर्म हो जाता है ओलंपिक में। इतना टफ कंपटीशन एशिया में ही होता है पहले। पिछली आप 4-5 ओलंपिक देख लें, रेसलिंग के लिए ऐसी गेम है जिसका हर ओलंपिक में मेडल आ रहा है। हाँ, सुशील, उनसे शुरू करें, सुशील, हाँ जी, रवि बजरंग दहिया, पुनिया, बजरंग योगेश्वर, हाँ जी। ये सभी लोग यहाँ से एशिया से, वो 2 क्वालिफाइड लोग गए और उन्होंने वहां जाके मेडल जीता। हाँ जी। सो इट्स अ वेरी टफ हाँ जी। इवेंट, सो एज टू से। रेसलिंग जो है सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, एक लाइफस्टाइल भी है। क्या आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? हाउ इज इट? रेसलिंग को जैसे कि एक गेम रेसलिंग करनी है, इसको जीना पड़ता है जी। कैसे? जैसे सुबह हमारा, जैसे मेरे को 14 साल हो गए रेसलिंग करते, मेरा वो सेम रूटीन ही चल रहा है। सुबह 5:30 उठना, अपनी में प्रैक्टिस करनी, फिर डाइट, फिर अपनी रिकवरी करनी, मसल का भी कितना जोर लगा, कितना प्रोटीन चाहिए बॉडी को, ये सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। सुबह डेली सुबह उठना। तो आप 14 साल से एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी। 14 सालों से आपकी लाइफ का वो पार्ट बन गया है, हाँ जी। हम ऐसा कह सकते हैं। पार्ट ही बन गया, अभी इसके बिना रहा भी नहीं जाता। तो आपको खुद उसमें हाँ जी। उसमें मजा आने लग गया, हम मजा ये कह आता है। सकते हैं। तो जब तक कोई चीज मजा वाले मूड में नहीं जाती तब तक मेरे को लगता नहीं आप उसमें सक्सेसफुल भी हो सकते हाँ हैं। जी। परफॉर्मेंस आएगी नहीं, ये आप उसको, ये हमको चीज दर्द देगी, दुखी करेगी, उसमें परफॉर्मेंस अच्छा, हो नहीं गया, तन मन धन लगा के हमने पूरा एफर्ट किया। हाँ जी। तो वो पिछले 14 साल से आपका लाइफस्टाइल है। हाँ जी। तो कभी ऐसा लगा यार क्या, कहाँ फंस गया मैं, कभी ऐसी फील आई? नहीं, आज तक महसूस नहीं, कोच साहब ने महसूस ही नहीं होने दिया ये आज तक ऐसा कभी। हमको जैसे स्टार्टिंग से ही कोच साहब ऐसे मिल गए, हमारी परवरिश ही ऐसे हुई रेसलिंग के लिए भी, हमको कभी ये लगे नहीं भी ये टफ गेम है। हमने एंजॉय करा रेसलिंग को। तो मतलब शुरू से आपका फोकस बना हुआ है। हाँ जी। आपको कभी एक दिन ऐसा लगा कोच साहब ने आज ज्यादा काम करवा दिया, छोड़ो क्या यार काम है, घुसा हूँ? कोच साहब तो हमको ऐसे रोकते हैं भी आज ज्यादा ट्रेनिंग हुई भी, रेस्ट कर लो। अच्छा। हमको लगता है और करे, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया। आपने 13 साल में शुरू किया, आपका पहला मेडल, पहली रिकॉग्निशन आपको कब मिली? 2016 में सब जूनियर नेशनल में सिल्वर मेडल है। सब जूनियर नेशनल में आपका सिल्वर मेडल आया, वहां से आपको फिर एक हौसला मिला। हाँ जी। उसी साल में सब जूनियर एशिया में चला गया, एशिया में ब्रॉन्ज मेडल आ गया सब जूनियर एशिया में। कितनी एज थी उस टाइम आपकी? 16 साल ही। 16 साल में आप नेशनल मेडल आया आपका। हाँ जी। और आपका एशिया में, फिर उसके बाद ट्रायल हुआ, ट्रायल में मैं सिलेक्शन होके फिर एशिया में चला गया। तो कोच साहब का क्या रिएक्शन था उस चीज को लेकर? बहुत खुश थे कोच साहब, में से इतनी जल्दी परफॉर्मेंस की। एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह बहुत रहा हूँ। स्पीड से परफॉर्मेंस आने लगी थी, बहुत ज्यादा। सभी खुश थे, पेरेंट्स को भी अच्छी परफॉर्मेंस। तो कोच साहब को फिर वो लगा भी हाँ ये लड़का जो ओलंपिक करता है ये ओलंपिक मेडल लाएगा, हाँ जी। ऐसी फीलिंग आई? अच्छी फीलिंग थी। जैसे ही मैं शुरू से ये था मेरे को प्रैक्टिस करनी है, अपना प्रैक्टिस हुई, अपना जाके रेस्ट, कोई इधर उधर नहीं जाना, मेरा टारगेट ही ओलंपिक का है, अब तक वही है ही। तो 14-15 साल की एज में बच्चा बहुत सारी तरफ भटकता है, हाँ जी। जवानी आ रही होती है, तो
कैसे आपने मैनेज किया, आपकी कैसे कोच जो आपके हैं उन्होंने सहयोग दिया या आपकी फैमिली ने उस कैसे डायरेक्शन दिया और कैसे आपने अपने आप को होल्ड किया? जैसे ही हमारे ऊपर जैसे होता है भी इधर नहीं जाना, रोक टोक बिल्कुल भी नहीं थी। हमको ऐसे माहौल ऐसा दिया गया जो हमको ऐसे कोई चीज़ें बड़ी ना लगे भी। ऐसे जैसे बच्चों को होता है भी इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, उनको चीज़ बड़ी लगने लग जाती है भी हमको रोक रहे, हम उधर जाके देखें क्या है। हमको कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया भी सब कुछ तो आपके पास कंप्लीट फ्रीडम थी। हाँ जी। तो उसी फ्रीडम ने आपको ये विजडम दी भी मेरे को ये नहीं करना है, हाँ जी, मेरे को इधर रहना है। मेरे को खुद समझने का मौका दिया भी ये चीज़ गलत है सही है। तो ये तो सभी पेरेंट्स के लिए, सभी कोचेस के लिए एक लेसन है जो आपके कोच साहब ने सेट किया। हाँ जी। भी आप बच्चे को फ्रीडम दो, उसकी विजडम आने दो, हाँ जी। उसको डिसाइड करने दो उसके लिए अच्छा क्या है हाँ बुरा जी। क्या है। तो उसने आपकी हेल्प की। हाँ, बहुत ज़्यादा है। तो आप कोच साहब को कितनी बार थैंक यू बोलते हैं उस चीज़ के लिए? ये तो कभी हो ही नहीं सकता इसका ही शुक्रिया। कभी जप्पी डाल के कोच साहब को थैंक यू बोला है? बहुत बारी। संदीप, हम जब बाउट देखते हैं आपकी, हम लोग तो टीवी पे ही देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो 6 मिनट का टाइम होता है, हाँ। 3-3 मिनट के 2 राउंड। क्या ज़्यादा टूटता है, शरीर टूटता है कि आप साइकोलॉजिकली टूटते हैं? क्या इम्पैक्ट आता है वो 6 मिनट में आप जब कुश्ती करते हैं? माइंड पे भी उतना ही आता है, शरीर पे भी उतना ही, दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों ही जोर लगाएंगे फिर ही बाउट जीती जाएगी। तो आप एक्सप्लेन करेंगे वो 3 मिनट मतलब 6 मिनट में कितनी की एनर्जी लूज कर लेते होंगे आप? मतलब क्या, जैसे मैंने फुटबॉल खेली है तो 90 मिनट का मैच होता है, तो जब हम पूरा जोर लगाते हैं मेंटली फिजिकली, तो जब बाहर आते हैं तो लगता है हाँ यार बाहर कोई उठा के ले जाए। तो ये 6 मिनट में आप क्या फील करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही होता है। जैसे 6 मिनट में हमको अपना बेस्ट देना होता है, जो हमने पिछले 6 महीने 1 साल से उस कंपटीशन के लिए तैयारी करी है, उस पे अपना ऐसा होता है भी सब सारा कुछ ही लगा दें जो अंदर है। भी कुछ ऐसे ना हो भी हम बाप से ले जाए बाद में ऐसा हो भी ये हो जाता है ये होता है। जो हमने मेहनत करी है अपना पूरी एनर्जी 100% लगानी पड़ती है, फिर ही बराबर की बाउट में जीता जाता है। तो आपका 3 मिनट के बाद 30 सेकंड का ब्रेक रिकवरी, हाँ जी। सफिशिएंट होता है वो 30 सेकंड? नहीं, उसमें बस सोचने का मौका मिल जाता है भी हमारी गलती कहाँ है। यहाँ कोच साहब गाइड करने आते हैं, तो कई बार हमको कुश्ती लड़ते हुए पता नहीं चल रहा है, तभी यहाँ ओपोनेंट गलती कर रहा है, हम इसका फायदा उठा सकते हैं। और बाहर से जो हमें कोच साहब गाइड करने आते हैं वो बताते हैं फिर भी वो वहाँ से गलती कर रहा है, उसका भी फायदा उठाओ। तो मतलब ये साइकोलॉजिकल वॉर भी और फिजिकल वॉर दोनों ही एट द सेम टाइम चल रही होती है। हाँ जी। तो इसमें कोच की इंपॉर्टेंस भी काफी है जब आप 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं उसके अंदर। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। ये कई बार बॉन्डिंग ऐसी बन जाती है कोच के साथ, वो वैसे ही उधर बैठे हैं, पता चलता रहता है भी क्या करना है, कैसे करना है। भी कोच को पता होता है भी हमारा बच्चा जिसको 10-12 साल से ट्रेनिंग कर रहा है भी वो कौन सा दाव लगाता है, कैसे उसकी मास्टरी कैसे खेलता है। वो उसकी वो जैसे कुश्ती लड़ते लड़ते भी बोलते रहते हैं, उसके माइंड में वो चीज़ बिठाते रहते हैं, ये चीज़ जो उसकी पक्की है वो अपने आप बॉडी रिएक्ट करे। तो क्या सुन रहा होता है उस टाइम जब कोच बाहर से शाउट कर रहे होते हैं आपको? जब हमको महसूस नहीं होता भी कोई बोल रहा है, पर हमारे माइंड को पता चलता रहा भी कोई हमको ऐसे पीछे से डायरेक्शंस आ रही हैं भी ये करना है। मतलब इतनी अलाइनमेंट आपकी कोच के साथ होती है? हाँ जी, ऑटोमेटिकली फिर बॉडी वैसे रिएक्ट करनी स्टार्ट हो जाती है जैसे हम चाहते हैं। तो आप किसी एक टफ मैच के बारे में बताएंगे जहां पे आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया जब आपको कोच साहब ने आके बोला और आपने सेकंड हाफ में सारी बाउट को चेंज कर दिया? जैसे मेरी सीनियर नेशनल की 74 केजी की 74 किलो की फाइनल कुश्ती नोएडा में हुई थी। उस बाउट में कौन मैं से साल की बात कर रहे हैं? 2021 में। ओके, जब आप टोक्यो? हाँ जी, उस टाइम उससे पहले? हाँ जी, जितेंद्र पहलवान अच्छे हैं रेलवे हाँ जी, बिल्कुल। उनके साथ थी। वो पहले मेरे से सारी कुश्ती मतलब अबाउट 2-1 से आगे थे वो। और फिर जब 30 सेकंड में रेस्ट हुआ, कोच साहब ने बताया भी ऐसे ऐसे करना है। फिर मैंने लास्ट 30-40 सेकंड रहने पॉइंट कवर किए, फिर मैं जीत गया था। अच्छा, वो आप जीत गए मैच। हाँ जी। तो इसमें आप मेरे को थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिए, जो मैट के ऊपर कुश्ती आई है, मेरे को याद है चंडीगढ़ में भी किसी जमाने में दंगल होते थे अलग अलग जगह पे, मिट्टी के वो बनते थे अखाड़े। मिट्टी वाला कुश्ती और जो मैट वाली कुश्ती है, क्या फर्क है दोनों में? जैसे मिट्टी के दंगल अभी भी होते हैं, मिट्टी के दंगल और मैट में बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे मैट में सिर्फ 6 मिनट होते हैं, 6 मिनट में बहुत ज्यादा जोर लग जाता है, पूरा जोर लगाना होता है। मिट्टी की कुश्ती आधा घंटा चलती है, तो उसमें जैसे किसी को हमने मिट्टी में पकड़ लिया तो उसमें रेफरी छुटवाता नहीं है जब तक अब ऐसे पकड़ के उसको चित करना होता है। चित करना होता है। हाँ जी, मैं इसमें छुड़वा देते हैं। इसमें जैसे आपने एक्शन करना बंद कर दिया, जैसे नीचे पकड़ लिया, मैं कुछ नहीं कर रहा, ऊपर बैठा हूँ, तभी रेफरी सीटी मार के छुड़वा देगा दोबारा से। फिर 6 मिनट की मैट की कुश्ती और 6 मिनट की मिट्टी की कुश्ती, कौन सी ज्यादा एनर्जी लेती है? मैट की 6 मिनट में ज्यादा एनर्जी लगेगी, मिट्टी में 6 मिनट में तो पहलवान वार्म अप ही होते हैं। ओके।
जैसे आपने बताया, आपने बड़ी जल्दी ही कुश्ती के गुर सीख लिए, आपको कोच बड़े अच्छे मिले, आपको फैमिली से पूरी सपोर्ट मिली, आप सब जूनियर चैम्पियन हो गए, एशिया मेडल आ गया आपका। उसी हिसाब से अब 2021 आते आते आप टोक्यो ओलंपिक के लिए भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए। अब वो जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे, कैसा हुआ, और आप जब संदीप सिंह मान सिर्फ 20 या 21 साल का बच्चा था और उसको अपना ओलंपिक मेडल तभी दिखने लग गया था, तो क्या चल रहा था मन में, क्या जर्नी रही आपकी वो? जैसे ही जब मेरा सब जूनियर में मेडल आया, उसके बाद इतनी जल्दी ऐसे भी सीनियर में मेडल आ जाएगा, जूनियर में मेडल आ जाएगा, मेरे को खुद को भी यकीन नहीं था। जैसे कोच साहब ने हमको जैसे जो करना है, जो पाना है, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसको जीना स्टार्ट करवाया। जैसे कमरे में ओलंपिक के फोटो लगा दिए, वो चीज़ हर उस चीज़ के बारे में सोने से पहले सोचना, उस चीज़ से बहुत फर्क पड़ा ही। तो आपकी वो जो माइंड के अंदर ये डाल दिया गया, हाँ जी, दिन रात सोते उठते आपको ओलंपिक दिख रहा है, आपको ट्रॉफीज दिख रही हैं, आपको सब कुछ दिख रहा है। हाँ जी। तो फिर 2021 के आपके जब वो शुरू हुए ट्रायल्स, तो वो कैसी रही जर्नी आपकी? पहले सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हुआ ही 2021 नोएडा में। वहाँ कम से कम 9 रेसलर ऐसे थे जो मेडल के दावेदार थे। उनमें मेरे को गिना भी नहीं जा रहा था भी इसका मेडल भी आएगा। तो आप अंडरडॉग थे उसमें? हाँ जी। ओके। तो मैंने फिर उस टाइम पहली कुश्ती मेरी नॉर्मल थी, जैसे मध्य प्रदेश के साथ। उसके बाद फिर मेरी क्वार्टर फाइनल कुश्ती हुई अमित धनखड़ पहलवान, एशिया के चैंपियन हो रहे हैं वो, 65 केजी के, और 74 केजी के दावेदार थे उस टाइम गोल्ड के। तो ये 74 केजी की बात कर रहे हाँ हैं? जी, 74। राइट। उस टाइम फिर मैंने क्वार्टर फाइनल कुश्ती में उनको 10-0 से हराया। 10-0? हाँ जी, लीड करके। एक्सीलेंट। हाँ जी। उसके बाद मेरी सेमीफाइनल कुश्ती भी एक आर्मी के अच्छे रेसलर हैं उनके साथ हुई, उनको हराया। फिर फाइनल में मैंने जितेंद्र कुमार को हराया। तब मैं 74 केजी में फर्स्ट आया था ही। तो ओके। तब किसी को महसूस भी नहीं हो रहा था भी ये लड़का यहाँ पहुंच जाएगा, ये फर्स्ट आ जाएगा। पर जहां तक मैं आपकी बातों से मेरे को लगा, आपके कोच साहब को 100% कॉन्फिडेंस होगा ये लड़का लेके जाएगा आगे। हाँ जी, कोच साहब को कॉन्फिडेंस था, मुझको भी था ही। जैसे उस टूर्नामेंट में जैसे नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट, ओलंपियन है 2 बार के, बिल्कुल, वो भी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका मेडल भी नहीं आया था उस टूर्नामेंट में। ओके। उसी वेट कैटेगरी में। तो आप इंडिया नंबर 1 हो गए हाँ जी। उसके बाद आप क्वालिफाइंग राउंड के लिए सेकंड, उसके बाद दोबारा एशिया क्वालिफाइंग के लिए, उसके बाद कैंप लगा, फिर दोबारा ट्रायल हुए, दोबारा फिर उन्हीं के साथ दोबारा मैच हुए, रीमैच हुए। ओके। फिर उनको फिर दोबारा से फिर हराया। तो आपने फिर वो अपनी क्वालिफिकेशन, एशिया क्वालिफिकेशन के लिए आपने अपने आप को क्लियर किया। हाँ जी। तो वहां पे कहाँ से हम चूके वो अपना ओलंपिक का? जैसे ही मैं इस ट्रायल में फर्स्ट आ गया, हमारे रेसलिंग में रैंकिंग टूर्नामेंट होते हैं, तो मैंने तब भी वेट 74 केजी किया था, मेरा वेट पहले भी ज़्यादा था। तब मेरे को इतना नॉलेज नहीं थी वेट कम करने की। तब जैसे एज छोटी सी, बॉडी को महसूस नहीं होता था वो, पर बार बार वेट कम किया तो एनर्जी लेवल, जब तक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट आया, एनर्जी लेवल स्लो हो चुका था। पहले नेशनल में किया, फिर एक रैंकिंग टूर्नामेंट होता है उनमें मैं चला गया खेलने, उनमें किया। अभी के जैसे अभी सोचा जाए उस चीज़ के बारे में, अभी 1-2 टूर्नामेंट में स्किप करूँ, मेन टूर्नामेंट पे ध्यान दूँ, पर तब इतना पता नहीं था। तो आप सभी जगह वजन कम करेगा। जब फाइनल स्टेज आई तो परफॉर्म नहीं हो सका जितना मैं करना चाहता था। तो इस करके फिर आप चूक गए। हाँ जी। उस सेमीफाइनल में मैं ईरान के प्लेयर से हार गया, जो कुश्ती जीत जाता, फाइनल में जाता तो ओलंपिक क्वालिफाई हो जाता। तो आपका मेडल वहां थोड़ा सा, हाँ जी, आप ये कह सकते हैं इमेच्योरिटी कह सकते हैं उस टाइम पे, वो हुआ आपके साथ। हाँ जी। मैं ये भी देख रहा हूँ आपने 4 वेट कैटेगरीज में बाउट लड़ी है। हाँ जी। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज है? 74, 79, 86, 92। तो ये चारों में नेशनल का गोल्ड मेडल। आपने चारों में नेशनल गोल्ड मेडल जीता? हाँ जी, पहले ही होंगे ऐसा प्लेयर मैं इंडिया का। एक हिंदुस्तान के पहले प्लेयर हैं जिन्होंने चारों अलग अलग कैटेगरीज में नेशनल चैंपियन रहे हैं आप। अब बात ये आके क्वेश्चन सवाल ये आता है, 4 वेट कैटेगरीज में आप कैसे ऊपर नीचे ट्रैवल करते हैं? क्या मैकेनिज्म होता है, क्या सिस्टम, क्या किस चीज को फॉलो किया जाता है? जैसे ही सबसे पहले मैं सीनियर नेशनल लड़ा था, फिर 79 केजी में लड़ता था, जूनियर में, सीनियर में। तो इसमें आपके कोच हेल्प करते हैं आपको कौन सी कैटेगरी में आपने लड़ना है, या आप डिसाइड करते हैं? दोनों का होता है, मिलके डिसाइड करते हैं किस में अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। ओके। हाँ जी। जैसे फिर 79 केजी ओलंपिक में नहीं था वेट कैटेगरी, फिर उस टाइम मेरे को 74 केजी करना पड़ा। राइट। तो इसी वजह से मतलब इन वेट कैटेगरी में ट्रैवल होता है। जैसे ओलंपिक में 6 हैं, वैसे 10 हैं। जिस वेट कैटेगरी में लड़ता था ओलंपिक में नहीं थी, या तो मेरे को ऊपर जाना पड़ता या नीचे जाना पड़ता। तो आप एक वेट कैटेगरी में 92 कैटेगरी में भी गए? हाँ जी। तो वो क्या आपका टारगेट था? आप क्यों गए 90? आपको जबकि मालूम है
ओलंपिक में वो कैटेगरी नहीं है। हाँ जी, उस टाइम सिर्फ मेरे को ऐसे था भी आगे ट्रायल होने हैं, इसमें मेडल जीतेंगे, ट्रायल अपने ओलंपिक वेट कैटेगरी में दे देंगे, ऐसे हो दे सकते हैं। नेशनल में किसी मर्जी वेट कैटेगरी में मेडल आया हो, जो फाइनल ट्रायल होते हैं वो आप ओलंपिक वेट कैटेगरी में दे देते हैं। फिर मैंने सोचा भी 2 बार वेट क्यों कम करना, सिर्फ भी अपना मेन टारगेट लेके चलते हैं। जैसे जो पहले मेरे को नहीं पता था भी ऐसा करना, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं समझ आता है। तो आप अब जो आपका टारगेट आप 74 केजी में ही आप कंटिन्यू करेंगे, एलए ओलंपिक के लिए भी आप उसी में रहें, उसी सेगमेंट में रहेंगे अभी या अभी इसमें कुछ वेरिएशन इसमें आएगी? अभी कुछ करना है, अभी सोचेंगे इसमें आगे भी क्या गलती हुई, इसमें करना चाहिए या आगे 86 में करना चाहिए, इन दोनों में से एक में करेंगे। क्या लगता है कोच साहब के क्या विचार हैं इसको लेके? अभी आगे जो एलए वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है नेक्स्ट ईयर, जो 1-2 टूर्नामेंट होने हैं, उनके ऊपर डिसाइड करेंगे भी कहाँ कैसे किस में ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं, किस में अच्छी परफॉर्मेंस वो फिर आएगी। सारा आप देखते हैं आसपास कौन प्लेयर कहाँ मूव कर रहा है, किस कैटेगरी में खेल रहा है, हाँ जी। वो सारी चीजें हम हाँ जी, ध्यान रखते हैं उन सभी चीज़ों को का। ऑब्जर्व करके फिर फाइनल डिसाइड करेंगे। ओके। मेरे को ना एक जानकार सूत्रों से पता लगा आपके बारे में एक पर्सनल बात। मैंने सुना आप अपनी सिस्टर की मैरिज में भी नहीं गए, इतनी डेडिकेशन, इतना प्यार कुश्ती से? हाँ जी, मैं नहीं गया था तब, स्कूल स्टेट का एक छोटा सा टूर्नामेंट था, स्कूल लेवल का होता है। तब मेरे को बस मेरे वही था आगे भी मेरे को यहाँ जीतना है, पर उस जगह में फर्स्ट भी आया और आगे नेशनल में भी फर्स्ट आया। तो आपकी सिस्टर अभी भी नाराज है कि उन्होंने माफ कर दिया मेरी शादी में? अभी ठीक है। आपकी रियल सिस्टर आई? हाँ जी, रियल सिस्टर। हाँ जी, तो वो मेडल आपने उनके गले में डाला जाके फिर वो? हाँ जी, हाँ जी। ओके, दैट्स गुड। रेसलर की जर्नी का सबसे बड़ा ड्रीम ओलंपिक था। 2021 में आप बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच गए थे, वहाँ से आप वापस आए जब आप एशिया क्वालिफाइंग में गए। जब वो नहीं हुआ तो संदीप सिंह मान ने क्या फील किया? दुनिया रुक गई, ड्रीम ख़त्म हो गया, या दोबारा एनर्जी मिली, या कोच साहब की सपोर्ट हुई? कैसे अपने आप को आपने हौसला दिया वो इतने बड़े, जब बिल्कुल आप उसके पास पहुंच गए थे? स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत दुख हुआ था, फिर कोच साहब ने समझाया अभी ये तो एक टूर्नामेंट है आगे। नहीं, आपके पर्सनल इमोशन क्या चल रहे थे उस टाइम जब आप वहां पे उस टूर्नामेंट में वो मैच हारे सेमीफाइनल में? पर्सनल तो बहुत दुख हुआ भी, क्यों हार गया कि भी कहाँ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था शुरू में। तो बाद में फिर थोड़ा समय हुआ टाइम के साथ, फिर भी जैसे भी जो हो गया सो हो गया, अभी आगे की तैयारी स्टार्ट करनी है। कितना का अच्छा रेसलर था वो आपसे, जो आप वो बाउट हारे उससे? वो वैसे उस टाइम तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल था उसका, अच्छा रेसलर था वो। नहीं, पर जब आप उससे कुश्ती कर रहे थे तो आपको क्या फील हो रहा था? मेरा अपर हैज है या मैं इसको जीत सकता हूँ? उस टाइम तो मेरे को लग रहा था मैं जीत सकता हूँ, बस एक चूक हुई, उधर ही हारा। वैसे जैसे पहले राउंड में 1-0 का स्कोर रहा, पहले 3 मिनट में 1-0 का स्कोर आपका, राइट। उसके बाद उसके पास एक पॉइंट था, आप उसके बाद एक, उसके बाद उसका एक और हुआ, फिर लास्ट 30 सेकंड बचे थे। मेरे को लग रहा था मैं पॉइंट ले लूंगा, बस एक जगह मेरी गलती हुई, मैं कुछ दाव लगाने गया, उसका काउंटर लग गया, फिर उधर सब कुछ फुल इन। हाँ जी, तो वहां पे उसने काउंटर से आपको, मेरे को मतलब 5.5 मिनट तक ऐसे लगा रहा अभी मैं जीत सकता हूँ। तो उधर भाई उस मूड में आपको लग रहा था आप जीत जाएंगे, पर वो एक काउंटर उसमें आप, हाँ जी, आपसे जैसे शुरू में उसने बहुत ट्राई करी लेग अटैक करने की, मैंने कहीं से भी उसको पॉइंट नहीं दिया। एक पॉइंट तो कोई बहुत मायने रखता, कहीं से भी उसको पॉइंट नहीं दिया। पर वो मैं उस दिन वो चीज करने चला गया जो मैंने आज तक करी नहीं थी, मतलब पता नहीं कैसे माइंड में आई भी ये कर दूंगा पॉइंट हो जाएगा, उल्टी वो चीज उसने उसका दाव लग गया सेम ही, तो वो चीज मैंने पहले कभी करी भी नहीं थी। तो कोच साहब के क्या रिएक्शन था आपकी उस बाउट के बाद? बस सभी दुखी थे। तो कोच साहब ने आपको पूछा नहीं भी वो क्यों किया वो ऑल ऑफ अ सडन? बस वो उस दिन पता नहीं कैसे, या जैसे फुल एनर्जी नहीं थी वेट घटाने के लिए। जब हमें कम एनर्जी होती है तब हमारे माइंड में ऐसे ही डिसीजन लिए जाते हैं जो बेफालतू होते हैं। जब जिस दिन फुल एनर्जी होती है बिल्कुल परफेक्ट चलता है सारा कुछ। तो जैसे कि हम स्पोर्ट्स में कहते हैं ना, आपका दिन नहीं था वो। हाँ जी, यही कह सकते हैं। हाँ जी। संदीप, बहुत सारे स्पोर्ट्स जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, कहीं ना कहीं बहुत सारे सेक्रीफाइसेस छुपे होते हैं जो दुनिया को नहीं दिखते। दुनिया को दिखता है जब वो मेडल पोडियम पे खड़ा होता है, अरे वाह, मतलब वो एक इसकी लॉटरी लग गई, लक्की है। एफर्ट नहीं देखते, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे आपको लगा कुछ सेक्रीफाइसेस हुए जिनके कारण संदीप सिंह मान आज संदीप सिंह मान है?
जैसे मेरे घर वालों ने भी मेरे लिए बहुत किया ही। जैसे मेरी मम्मी हार्ट के पेशेंट थे, उनके स्टंट डले हैं हार्ट में। जब तक वो ठीक होके घर आए, मेरे को बाद में बताया गया अभी ऐसा ऐसा हुआ था। मैं अपनी एकेडमी में अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे को कभी महसूस नहीं होने दिया कि ऐसे ऐसे, कभी दिमाग में कोई टेंशन तो नहीं आपको दी। मेंटली बिल्कुल फ्री रखा गया। हाँ जी। घर में कुछ हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, आप तक नहीं पहुंचाया मेरे गया। तक कभी बात ऐसी कुछ भी नहीं पहुंचाया, जैसी कि कोई मर्जी कितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम है खुद ही उन्होंने सॉल्व करी। मेरे तक कुछ नहीं पहुंचाया, मेरे को मेंटली तौर पे बिल्कुल फ्री रखा, इसलिए परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फायदा मिला ही। तो तभी वो आपकी जर्नी जो है, आप लोगों को लगता है फास्ट जर्नी है, तो इसका सबसे बड़ा अगर हम क्रेडिट दे सकते हैं तो आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। हाँ जी। उन्होंने आपको बिल्कुल फ्री रखा हर चीज से। मेरे को कभी महसूस ही नहीं होने दिया अभी पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई बीमार है, कोई कुछ है। जैसे कुछ भी कितनी मर्जी बड़ी बात हो जाए, मेरे को कभी फील ही नहीं होने दिया। आपकी जर्नी में एक क्लब 21 का रेफरेंस आता है। हाँ जी। वो आप बताएंगे क्या? जब मैं सब जूनियर में मेडल आया मेरा 2016 में, उनका मेरे कैरियर में बहुत बड़ी सपोर्ट है फाइनेंशियली तौर पे। जैसे जो आदमी एक लेवल पे पहुंच जाता है, अच्छा एथलीट बनने के लिए बॉडी की रिकवरी बहुत जरूरी होती है। उन्होंने सप्लीमेंट डाइट की बहुत ज्यादा सपोर्ट करी, आज तक कर रहे हो। तो उस उनका मेरे जो मेडल आए हैं, जो पीछे हैं, जो आगे आएंगे, उनका बहुत बड़ी उन्होंने सपोर्ट किस है। तरह से सपोर्ट किया आपकी, मतलब फाइनेंशियल किया या कैसे आपको हेल्प किया उन्होंने? जैसे सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाते थे, किट प्रोवाइड करवाते थे, जैसे शूज की जरूरत है शूज प्रोवाइड करवाते थे। गेम के रिलेटिव किस चीज की मर्जी जरूरत हो, जो मर्जी उनको बोल दे भी ये चीज चाहिए हमको, इसकी जरूरत हो हमेशा। तो एक तरह से आपके वो स्पॉन्सर है। हाँ जी। तो उन्होंने आपका हाथ पकड़ा। हाँ जी। जब उनको दिख गया भी ये बच्चे में पोटेंशियल है, हाँ जी। उन्होंने आपको फिर आपके रास्ते की तरफ धकेला। हाँ जी।